माँ जी रसोई में दूध दही पनीर कुछ नहीं है, क्या बनाऊं खाने में? दूध दही पनीर नहीं है तो क्या हुआ बहू, और सब्जियां तो हैं, तो उनसे कुछ बना ले। आशा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के अनुसार दिया अपनी पहली रसोई में वेज पुलाव, मिक्स वेज, दाल मखनी, दाल पराठे, हलवा जैसे पकवान बनाती है। भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। सही कहते थे आपके घर वाले, खाना बनाने में आपका कोई जवाब नहीं। मेरा तो पेट भर गया भाई, लेकिन खाने की इच्छा भी और कर रही है। आहा। अपनी तारीफ सुन दिया काफी खुश होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पर एक भी दिन उसके घर में दूध दही पनीर नहीं आता और ये देखकर दिया को बड़ी हैरानी होती है। अमित, मुझे सुबह चाय पीने की आदत है और घर में दूध ही नहीं आता। दही पनीर ना सही, कम से कम एक थैली दूध तो मंगवा लो। दिया, हमारे घर में कोई दूध नहीं पीता और ना ही चाय, इसलिए दूध लाना बेकार है। मैं तो कहता हूँ तुम भी दूध वाली चाय छोड़कर ग्रीन टी पीना शुरू कर दो। अमित की बातें दिया को बड़ी अजीब लगती हैं और ऐसे ही एक दिन, खुशबू अच्छी आ रही है काजल, आज एक काम करते, रायता बना लेते, तुम दही ला दो। वो किस लिए भाभी, घर में कोई दूध दही पनीर नहीं खाता, मैंने आपको बताया नहीं क्या? पर बिना रायते के बिरयानी अच्छी नहीं लगती। बहू तो क्यों अपना काम बढ़ा रही है, रहने दे रायता। आखिर ऐसी भी क्या वजह है जो ये लोग घर में दूध पनीर और दही आने तक नहीं देते? कितना दिल कर रहा है दूध पनीर दही खाने का। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब दिया से और बर्दाश्त नहीं होता। और एक दिन, माँ जी पूरा 1 महीना हो चुका है, मैंने अब तक दूध दही पनीर को हाथ भी नहीं लगाया। आपको पता है, मैं अपने मायके में रोज रात को दूध पीकर सोती थी और दोपहर के खाने में दही होना तो कंपलसरी थी। और यहाँ देखो, दूध दही पनीर देखने को भी नसीब नहीं है। आप लोगों को नहीं खाना, कम से कम मेरे लिए तो ला दो। बहू समझती क्यों नहीं है, कुछ परेशानी है इसीलिए तो मना किया जा रहा है। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है, पर दिया को कुछ नहीं समझ आता और अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए एक दिन वो खुद ही बाजार से आते हुए 100 ग्राम पनीर खरीद लेती है और फ्रिज में रख देती है। कुछ ही देर में काजल पानी पीने आती है और वह फ्रिज में पनीर देख जल्दी से अपना मुंह अपनी चुन्नी से ढक लेती है और पनीर अपनी माँ के पास ले जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ ये देखो, हमारे मना करने पर भी भाभी घर में पनीर लेकर आई है और आपको पता है इस पनीर की महक पूरे फ्रिज में से आ रही है, मुझसे अब सांस भी नहीं ली जा रही है। पनीर देखकर इतना मुंह क्यों बना रही हो? मैं ये पनीर अपने लिए लेकर आई हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। बहू तो किसी की सुनती क्यों नहीं है? मैंने तुझे मना किया था ना कि इस घर में दूध पनीर नहीं आएगा, फिर क्या जरूरत थी ये लाने की? रुक काजल, मैं अभी से फेंक देती हूँ। इतना बोलकर आशा वो पनीर लेकर डस्टबिन में डाल देती है। ये देख दिया को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया, आपको नहीं खाना मत खाओ, कम से कम मुझे तो खाने देती। बहू माफ करना, मैं खुद भी पनीर फेंकना नहीं चाहती थी, पर इस घर में किसी को भी दूध या दूध से बनी चीज बर्दाश्त नहीं है। अगर घर में दूध पनीर भी आ जाए तो इसकी स्मेल से इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बस इसीलिए फेंकना पड़ा। सच्चाई जानकर दिया को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते और एक दिन खाना बनाते हुए, इन्हें दूध और दूध से बनी चीज बर्दाश्त नहीं है, पर मुझे तो बर्दाश्त है। अरे इन्हें नहीं खाना तो मुंह पर कपड़ा बांध दे, पर महीने में एक दिन मुझे तो खाने दे। 1 मिनट, प्रॉब्लम पापा जी और उनके बच्चों को है, माँ जी इस घर की थोड़ी ना है जो उन्हें भी सेम प्रॉब्लम हो। और वैसे भी माँ जी को पनीर से कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसे करते समय। माँ जी को पटाना होगा। दिया अपनी सास को मनाने के लिए अपनी सास के कमरे में जाती है और आशा के पैर दबाते हुए कहती है, माँ जी मैं क्या कह रही थी, इस घर के लोगों को दूध और दूध से बनी चीज खाने से दिक्कत है, आपको और मुझे नहीं। क्यों ना हम दोनों सास बहू बाहर से दही दूध लाकर खा ले? बहू, मुझे दूध दही पनीर से कोई भी परेशानी नहीं। एक समय था जब मुझे भी दूध दही पनीर बहुत पसंद था और जब मैं घर में आई थी तो तेरी तरह मुझे भी परेशानी हुई थी। अगर माँ जी आपको भी दूध दही पनीर पसंद है तो ऐसा क्या हुआ जो आपने खाना ही छोड़ दिया और घर में लाना भी? बहू, तेरी दादी सास को दूध दही की महक भी बर्दाश्त नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए चुपके से बनाकर खा लूं, क्योंकि मैं भी तेरी तरह और रह नहीं पा रही थी बिना दूध दही पनीर के। इसीलिए एक दिन मैंने सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए दही मिला दिया और पनीर की ऐसी सब्जी बनाई कि किसी को पता भी नहीं चला और अपनी सास को खिला दिया। मेरी सास को पनीर से एलर्जी थी और वो दुनिया से चल बसी। उनके जाने के बाद इन सब की गुनहगार मैं बन गई। बस तभी से अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने ठान लिया कि अब घर में कभी दूध दही पनीर नहीं आएगा। आशा की कहानी सुन दिया उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो चाहकर भी अपनी सास से जिद नहीं करना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने सास ससुर से कहती है, पापा जी, माँ जी, इस घर में तो दूध दही पनीर आने से रहा, पिछले 2 महीने से मैंने देखा भी नहीं है और मुझे अपनी माँ के खाने की याद आ रही है। क्या मैं कुछ दिन के लिए मायके जाऊं? हाँ बहू, क्यों नहीं, और जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक रहना मायके में। अमित, जाओ बहू को उसके मायके छोड़ाओ।
घर वालों से इजाजत लेकर दिया अपने पति के साथ अपने मायके जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पहले तो मेरे लिए जल्दी से 1 कप कड़क चाय बना दो। 2 महीने से चाय की खुशबू नहीं सूंघी और दोपहर के खाने में दही तड़का तो होना ही चाहिए और पनीर भी। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे दूध दही पनीर इतना खिलाना कि मेरा मन भर जाए। पर वो क्यों दीदी, आपका ससुराल तो इतना भी गरीब नहीं है कि आपको दूध दही पनीर ना खिला सके। अरे पूछो मत, वहाँ किसी को भी दूध या दूध से बनी चीज बर्दाश्त नहीं है। अगर घर में दूध आ गया ना तो उसकी महक से भी सबको उल्टियां हो जाती हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ना खुद खाते हो ना ही मुझे खाने देते हैं। कोई बात नहीं मेरी जब तक तू यहाँ है मैं तुझे दूध दही पनीर ही खिलाऊंगी। अपने मायके आकर दिया को काफी अच्छा लगता है और जब तक वो अपने मायके रहती है हर सुबह सुबह कड़क चाय खाने के साथ दही और रात में पनीर की सब्जी और सोते हुए दूध पीकर सोती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर अमित उसे लेने के लिए आ जाता है। दिया चलें, 3 दिन से तुम यही हो, अगर ज्यादा दिन रहोगी तो लोग तुमसे ही सवाल करेंगे। दीदी इस बार आओ तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए आना। अब कुछ ही देर में दिया अपने पति के साथ ससुराल आती है और ससुराल आते ही फिर उसे पहले की तरह ही खाना बनाना और खाना पड़ता है। समय ऐसे ही गुजरता है और 2 महीने बीत जाते हैं। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ माँ जी, बहुत कमजोरी भी हो रही है। 3-4 दिन से ही तबीयत खराब थी पर आज तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, शरीर में भी दर्द है। रुको भाभी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ और भैया को भी फोन करके घर आने को बोलती हूँ। काजल जल्दी से अपने भैया और डॉक्टर को घर बुलाती है, जहाँ चेकअप करने पर पता चलता है कि दिया के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, जिस वजह से उसके शरीर में दर्द और उसे कमजोरी महसूस हो रही है। कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। नॉनवेज ये खाती नहीं, इसलिए इन्हें दूध दही पनीर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाने के लिए दो, वरना ऐसे तो इनकी हालत और गंभीर हो जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं पर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। भाभी को दूध और दूध से बनी चीजों की जरूरत है और हमें इनकी महक भी बर्दाश्त नहीं। हम तो जो हरी साग सब्जी सब खाते हैं उसमें हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है, पर बहू को शुरू से ही दूध दही पनीर खाने की आदत है, इसलिए उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। हर इंसान का शरीर अलग होता है। मेरी माँ को दूध और दूध से बनी चीजों से दिक्कत थी, इसलिए उन्हें पनीर खाने से एलर्जी हुई और वो हमें छोड़कर चली गई। पर अगर बहू को पनीर दूध दही नहीं दिया तो बहू की भी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए आशा मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। क्या मुझे? पर आप? डरो मत, जब हम सुबह काम पर चले जाएंगे तब हमारी गैर मौजूदगी में तुम बहू के लिए अपने हाथों से दूध दही पनीर बनाकर उसे खिलाना और खुद भी खा लेना, और हमारे आने से पहले रूम फ्रेशनर मार देना ताकि हमें दूध दही पनीर की महक ना आए। और हाँ माँ, उतना ही लेकर आना जितना आप खा सको। जिस दिन हम घर में रहें उस दिन मत लाना, क्योंकि दिया की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए पूरा परिवार खुद ही इतना बड़ा फैसला लेता है। अब जैसे ही अमित और विनोद और काजल घर से बाहर जाते हैं, आशा बाहर से पनीर दूध लेकर आती है और अपनी बहू को पनीर की सब्जी और खाने के साथ दूध पीने को देती है। माँ जी ये सब, पर घर में तो किसी को इसकी महक भी बर्दाश्त नहीं। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो? बहू तेरी भी तो तबीयत खराब है और तू फिक्र मत कर, हमने इसका भी हल निकाल लिया है। अब हम सास बहू बाहर से खाकर आएंगे दूध दही पनीर, या तो फिर घर में तब खाएंगे जब कोई नहीं होगा। इससे उन्हें भी दिक्कत नहीं और हमें भी परेशानी नहीं। इस तरह अब घर वालों की गैर मौजूदगी में न सिर्फ दिया बल्कि आशा भी दूध दही पनीर खाती है। राशि बेटा लो जूस पी लो, बाहर से खेल कर आई हो ना, गर्मी लग रही होगी। गर्मी का सीजन शुरू हो गया और आप अभी तक मेरे लिए मैंगो लेकर नहीं आए हो। आप तो जानती हो ना कि मुझे मैंगो कितने पसंद है। बेटा मार्केट में इस वक्त आम सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा आम खाने का मन है तो शाम को तुम मेरे साथ मार्केट चलना, दोनों माँ बेटी आज आम खरीदेंगे। शाम होते ही आंचल अपनी बेटी के साथ नजदीकी मार्केट में जाकर आम देखने लगती है। अरे भाई साहब सही सही दाम लगा लो, और तो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं और आप 200 रुपए किलो। आम ही तो है, इसमें हीरे थोड़ी ना जड़े हैं। अरे गर्मियों के मौसम में बहन जी आम हीरो से कम भी नहीं होते हैं, और तो बासी कम मीठे वाले आम बेच रहे हैं। अगर आपको ताजा और मीठे आम खाने हैं ना तो मेरे यहाँ से आम लीजिए। ले लो मम्मी, देखो ना कितने बड़े बड़े आम है, मेरा इन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है भाई साहब 1 किलो दे दीजिए। 1 किलो आम लेकर आंचल अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है और उन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती है। रात में खाना खाने के बाद जब आंचल सबके लिए आम काटती है और अब सब जैसे ही आम खाते हैं, आंचल ये आम तुम कहाँ से लेकर आई हो? कितने खट्टे हैं, मीठापन तो इसमें बस नाम का ही है। हाँ मम्मी, ये मीठे आम कम कच्चे आम ज्यादा लग रहे हैं। लगता है ठेले वाले ने मुझे चूना लगा दिया। अब तो आम खरीदने से पहले ही तहकीकात करनी पड़ती है, कहीं खट्टे ना निकल जाए।
अब क्या ही कर सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, इनका मैंगो शेक बनाकर ले आती हूँ, चीनी डाल दूंगी तो मीठा बन जाएगा। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ था तब से शहरों में आम की बिक्री काफी ज्यादा होने लगी थी, जिसके चलते कई सारे फल वाले कम मीठे आमों को भी ऊंचे दामों में बेचने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आंचल के घर उसकी बहन भावना और दोनों भाई अर्जुन नितेश अपने परिवार वालों के साथ आते हैं। काफी समय के बाद चारों बहन भाई एक दूसरे से मिल रहे थे। सच में कितने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग। एक शहर में रहते हुए भी महीना महीना हो जाता है एक दूसरे से मिले हुए। काम ही इतना होता है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई, वरना हम तो इसमें भी नहीं मिल पाते। मासी क्या आपके पास मैंगो है? मुझे मैंगो खाने का मन हो रहा है। मम्मी तो घर में मैंगो लाती ही नहीं है। मार्केट में आम ढंग से आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तुम्हारे लिए मैंगो जूस ले आते हैं। अब तो इस गर्मी में मैंगो जूस पीकर ही काम चलाना पड़ता है। भाई आम तो हमारे गांव के ही थे, वो भी हमारे खुद के बगीचे के। याद है ना हम लोग कैसे गर्मियों में पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर आम तोड़ कर खाते थे। कभी कभी तो बस आम खाकर ही पेट भर लिया करते थे। वो भी क्या दिन है। कितने साल हो गए ना गांव आए हुए, अपने आम के बगीचे को देखे हुए। आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना? क्या कहा आपने? आपके गांव में आम के बगीचे हैं? हमें भी आम का बगीचा देखना है। हमने सुना है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें ढेर सारे आम होते हैं। हमें भी आम का बगीचा देखना है। हमें आम का बगीचा दिखाने ले चलो ना, हम वहाँ पर बहुत सारे आम खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर तो अब मेरा भी हमारे आम के बगीचे में जाने का काफी मन कर रहा है। क्यों ना हम लोग इन गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव चले। गांव जाकर मैं दिन भर बस आराम करूंगी और ठंडे ठंडे आम खाऊंगी। सारा परिवार एकदम गांव जाने का प्लान बनाता है और ये लोग जल्दी टिकट बुक करके ट्रेन पकड़कर सीधा शहर से गांव पहुंच जाते हैं। इतने सालों बाद अपने बहू बेटी, दामाद और नवासा नवासी, पोता पोती को देख सोमनाथ और सोमवती काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आ रहे हो तुम लोग? हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को लगा कि तुम लोग अब शहर के होकर शहर में ही बस गए हो। देर आए दुरुस्त आए। अब आए हो ना तो पूरा महीना रुक कर जाना। सोमवती तुम बच्चों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मैं तब तक आता हूँ। गांव जाकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। सबसे ज्यादा खुश छोटे छोटे बच्चे थे। अपने दादा दादी के घर आकर उन्हें काफी ज्यादा सुकून मिला था। ऐसे ही दिन गुजरता है और अगले दिन सोमवती और सोमनाथ दोनों उन सभी को लेकर अपने आम के बगीचे में जाते हैं। सालों बाद भी वो पहले जैसा ही था। अपना आम का बगीचा देखकर सभी भाई बहन काफी ज्यादा खुश होते हैं और बच्चे तो इधर उधर खेलने लगते हैं। यहाँ आकर कितना सुकून मिलता है। दिल को ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपने बचपन में लौट आई। वहीं पेड़, वहीं उनके ऊपर लटके हुए ढेर सारे आम। मुझे नहीं पता था कि आम का बगीचा इतना ज्यादा बड़ा होता है। मैं तो पहली बार अपनी जिंदगी में आम का बगीचा देख रही हूँ। अरे अब सब लोग खड़े रहोगे या आम भी खाओगे? सोमनाथ सभी को ढेर सारे आम तोड़ कर देता है और अब सब आम के पेड़ की छाया में बैठकर ठंडी ठंडी हवा में आम खाते हैं। आम तो काफी ज्यादा टेस्टी है। मैंने पहले कभी ऐसे आम नहीं खाए। दादी माँ, दादाजी, क्या मैं एक और आम खाऊं? बच्चों, ये भी कोई पूछने की बात है? ये सारे आम तुम लोगों के ही तो हैं। जितने खाने हैं उतने खाइए। इन मीठे मीठे आमों से तो मेरे दिमाग में कई सारी डिशेस आ गई। सोच रही हूँ आज से ही कुछ बनाती हूँ, सबके खाने के लिए काफी मजा आएगा। सभी लोग आम के बगीचे में बैठकर आम खाते हुए काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। शाम होते ही सब लोग घर लौट आते हैं। सोमवती की दोनों बहुएं अपने साथ ढेर सारे आम लेकर आती हैं, जिससे वो अब घर में तरह तरह की चीजें बनाती हैं। ये मैंगो पुडिंग काफी ज्यादा टेस्टी है। मैंने आज से पहले कभी इतनी टेस्टी मैंगो पुडिंग नहीं खाई। ये सब तो ताजा और मीठे आमों का कमाल है। हम लोगों ने तो आम की खीर भी बनाई है। खाकर बताइए कैसी बनी है। मुझे तो ये आम की खीर काफी ज्यादा पसंद आई। बहुत बढ़िया बनी है। कल तो हम लोग आम से और काफी सारी चीज बनाएंगे। मैंने तो लिस्ट तैयार कर ली है। अब पूरा परिवार हर रोज आम के बगीचे में जाने लगा था। हर दिन ढेरों आम खाने के बावजूद भी सभी लोग बगीचे से आम तोड़कर घर लेकर आते और अब खाने के साथ भी आम खाता जिसे देख सोमवती। बच्चों, तुम सब आम खाते हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े कम खाया करो। गर्मी का मौसम है, एकदम से इतने सारे आम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बगीचे में भी आम ही खाते रहते और घर जाकर खाने के साथ भी आम। इतना आम खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप हमें ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग आपके बगीचे के आम ना खाएं? बेटा, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है तो हमें आम खाने दीजिए ना। और हम कौन सा यहाँ जिंदगी भर रह रहकर आम ही खाते रहेंगे। कुछ दिनों में वापस हम शहर चले जाएंगे और फिर वहां जाकर फिर से गर्मियों में आम के लिए तरसेंगे।
और नहीं तो क्या, अब जब तक गांव में हैं तब तक तो हम लोग आम खा ही सकते हैं ना। और माँ जी, सबसे पहले तो आप इस घर की बिजली का कुछ करिए, और आधे घंटे में चली जाती है। गांव आकर बस हमें एक आम का ही फायदा हुआ है, वरना यहाँ ना तो नेटवर्क आते हो ना ही बिजली। सोमवती और सोमनाथ का गुजारा उन आम के बगीचों में लगे आमों को बेचकर ही चलता था। यह आम ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र रास्ता था। लेकिन जब से गांव में शहरी परिवार आया था, तब से सोमवती और सोमनाथ के आम के बगीचे में आम बड़ी तेजी से खत्म होने को आ गए थे। आज तो तुम लोगों ने काफी बढ़िया खाना बनाया है। आम की सब्जी, मैंगो राइस, चटनी और साथ में आम रेसिपी। ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो आम का फालूदा भी बनाया है, ठंडा होने के लिए रखा है। जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर लेकर आते हैं। गांव आकर तो दिल खुश हो गया मेरा। माँ, आप मेरे लिए आम की कुल्फी भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है। शहर आया पूरा परिवार हर दिन बस आम की ही बनी चीजें खा रहा था। सभी बच्चे बस आधा या थोड़ा बहुत आम खाकर उन्हें इधर उधर फेंक दिया करते थे, जिससे सोमवती और सोमनाथ का काफी नुकसान होता है। अगर आम खाना है तो पूरा खाया करो, इस तरह थोड़ा बहुत आम खाकर पूरा आम तुम लोग बर्बाद कर देते हो। माँ, आप आमों को लेकर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं? क्या हुआ, थोड़े से आम बर्बाद हो गए तो हमारे बगीचे में अभी भी ढेर सारे आम हैं। क्या करेंगे आप इतने सारे आमों का? सोमवती इसका कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ घर में ही बैठा था कि तभी वहां गांव का सेठ सुधीर आता है, जिसे देख सोमनाथ और सोमवती काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे सुधीर जी, आपको कुछ काम था तो हमें बुला लेते, हम बाहर चले आते हैं। मुझे तो यही बात करनी है, कब तक चुका रहे हो तुम मुझे मेरे लिए हुए पैसे? 10 साल हो गए हैं, अभी तक आधे ही पैसे चुका पाए हो। जानते हो ना, ये आखिरी साल है तुम लोगों के पास। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो घर तो तुम्हारा गिरवी है ही, तुम्हारा आम का बगीचा भी मैं ले लूंगा, समझे? इतना कहकर सुधीर चला जाता है। दरअसल सुधीर से पैसे सोमनाथ और सोमवती ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए थे। पढ़ने के बाद सभी बच्चे शहर जाकर बस जाते हैं, लेकिन आज भी सोमवती और सोमनाथ इन आमों को बेचकर धीरे धीरे कर्ज चुका रहे थे, जिसके बारे में उनके किसी भी बच्चे को नहीं पता था। ये सारी बातें जान सभी को काफी ज्यादा दुख होता है। बाबा, आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हमें नहीं पता था कि आज तक आप लोग हमारी पढ़ाई का कर्जा चुका रहे हैं। इन आमों को बेच कर ही तो आप 2 रोटी खाकर इतनी मेहनत करके पैसे चुकाने में लगे हुए थे, और हमने इस तरह इन आमों की बर्बादी कर दी। माँ जी, पिताजी, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें इस बारे में पता होता तो हम कभी ऐसा नहीं करते। बाबा, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे हैं अभी, इस सुधीर के तो पैसे हम यूं चुका देंगे। दोनों भाई मिलकर सुधीर के सारे पैसे चुका देते हैं और उनसे अपना घर भी छुड़ा लेते हैं। तो वहीं सभी बेटियां और बहू मिलकर उन आमों से अलग अलग तरह के खाने पीने की चीजें बनाते हैं और शहरों में उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे सोमनाथ और सोमवती की कमाई पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगती है। और इसी के साथ शहर से आई गर्मियों की छुट्टियों में यह परिवार अब अपनी बाकी बची छुट्टियों को सोमनाथ और सोमवती के साथ हंसी खुशी गुजारते हैं।